नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 7 अप्रैल 2022 के फाइनेंशियल न्यूज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ को हम एनालाइज करने वाले हैं। इंडिया यूके रिलेशनशिप के साथ जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और इसी महीने अप्रैल के 4th वीक में शायद एंड लेट्स से होपफुली वो भारत की यात्रा पर आएंगे। इससे पहले 2 बार उनको मीन्स आने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रिडोमिनेंटली कोविड-19 की वजह से वो नहीं आ पाए। आपको याद होगा वो हमारे चीफ गेस्ट भी रहने वाले थे लास्ट ईयर, लेकिन वो भी चीज़ जो है वो पॉसिबल 15 अगस्त की बात है, वो भी नहीं आ पाए। और एनीवे तो अब होपफुली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आएंगे। अब ये जो यात्रा होगी इसमें एक बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप, दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप है इसको और ज़्यादा मजबूती देने की कोशिश की जाएगी। दिस इज़ नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज़, आपने वो वीडियो देखा होगा, मैंने बनाया था इंडिया और यूएई वाला वीडियो, और उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी एक वीडियो बनाया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला वीडियो। और अगर वो वीडियो आपने देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यूएई वाला एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एग्रीमेंट है ये एक नए युग की शुरुआत करेगा भारत के लिए। और देखिए, आज खबर ये आ रही है कि इंडिया और यूके के बीच में भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन है उसको एक नया पुश मिलेगा इस विजिट से। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट होगी। इसके साथ इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अब दोनों के लिए, यूके के लिए भी चाइना एक हेडेक बन चुका है, और यूके जो है उसके बहुत सारे आइलैंड्स इंडियन ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में है। तो इंडो पैसिफिक में इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूके एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। और भारत की बात तो आप जानते ही हैं, क्वाड हैं, फिर इंडियन ओशियन में ऑफ कोर्स हम लिटोरल स्टेट हैं। तो ये इंडो पैसिफिक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। रही बात डिफेंस पार्टनरशिप की, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या है कि यूके की जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है वो हमें देंगे और यहाँ पर जॉइंट प्रोडक्शन होगा, तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को भी एक बूस्ट मिलेगा। इसके साथ विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे जो फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, एब्सकॉन्डर्स हैं, तो इन लोगों को वापस भारत भेजने की जो एक बात है, तो इसमें भी इस विषय को लेकर भी बातचीत होगी। और पाकिस्तान बेस्ड या पाकिस्तान बैक्ड, नॉट बेस्ड, पाकिस्तान बैक्ड सिख एक्सट्रीमिस्ट और एंटी इंडिया लॉबी, ये भी यूके में काफ़ी ज़्यादा हैं। और कश्मीर का इश्यू, फिर ये खालिस्तान वाला जो टॉपिक है, तो इस प्रकार के टॉपिक्स जो हैं, मीन्स ऐसे इश्यूज़ को लेकर वहाँ पर कई बार ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, ऐसे जो एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं, तो वो भी यूके में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी दोनों देशों के बीच में डिस्कशन होगी। तो ये बड़े बड़े पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसको कर्टेन रेजर के तौर पर भी देख सकते हैं कि जब यूके के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अब आएंगे तो आपको पता होगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन होगी। आगे बढ़े उससे पहले डू चेकआउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। G20, राइट, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ये सबसे बड़ी जो दुनिया की इकोनॉमीज हैं उनका एक ग्रुप है। दिस इज कॉल्ड G20। अब हमारे जो करंट फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष वी श्रृंगला साहब, वो इसी मंथ रिटायर होने वाले हैं, लेकिन सरकार जो है वो उनको अब G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पर अपॉइंट करने वाली है। और जो चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं G20 के, तो ये सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट होती है। और G20 की प्रेसिडेंसी हम इस साल के अंत तक संभाल लेंगे। एक समिट होने वाली है G20 की इंडोनेशिया में, और इस समिट के बाद फिर अब भारत जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी संभालेगा। तो 2023 में ये मीटिंग भारत में होगी
और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी। इट्स G20 समिट जो होती है, ये बिगेस्ट मल्टीलैटरल इवेंट भारत होस्ट करेगा। पिछले कई सालों में अगर आप देखें तो छोटी बड़ी बहुत सारी मीटिंग्स, लेकिन इतनी बड़ी मीटिंग जो है वो भारत में नहीं हुई है। और इसमें आप देखिए P5 नेशंस आएंगे, USA, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस। तो इन सारे देशों के डेलीगेशंस यहाँ पर आएंगे। लगभग 10,000 जितने इंटरनेशनल डेलीगेशंस 2023 की समिट में भारत आएंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा एक ये इवेंट होगा और कितना सारा कोऑर्डिनेशन आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए, एंड हु इज़ बेटर देन ऑफ कोर्स मिस्टर श्रृंगला, जो हमारे ऑलरेडी अभी फॉरेन सेक्रेटरी हैं। G20 की प्रेसिडेंसी जब भी किसी देश के पास आती है तो वो देश इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता है कि कैसे अलग अलग जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, फिर कंटेम्प्ररी जो भी इश्यूज चल रहे हैं देश और दुनिया में, रीजियंस में, और सोशियो इकोनॉमिक जो बदलाव हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस करवाने की कोशिश जो है वो की जाती है बाय वेरियस डिफरेंट प्रेसिडेंसीज। तो डेफिनेटली 2023 में भारत जो है ये पूरी कोशिश करेगा। तो आई होप यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ G20, और जो 2023 की मीटिंग होगी वो भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है अब आपको पता चल गया होगा। इम्पैक्ट ऑफ लंका क्राइसिस, इसकी इम्पैक्ट भारत के लिए थोड़ी पॉजिटिव है। पता है क्यों? क्योंकि तिरुपुर जो तमिलनाडु में है, तो वहां पर जो टेक्सटाइल का हब है, इसको नए ऑर्डर्स मिलने लगे हैं, कपड़ों के नए ऑर्डर्स, इंटरनेशनल ऑर्डर्स। और इसी के साथ साथ जो हमारे सदर्न इंडिया में और आसाम में जो चाय के बागान हैं, जो टी एस्टेट्स हैं, उनको भी नया ऑर्डर अब मिलने लगा है। द रीज़न इज कि श्रीलंका जो है वो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, और गारमेंट और टी दो ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी मात्रा में श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है। अब श्रीलंका में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस काफ़ी वीक हैं, और टैक्स कट्स किए गए बाय सरकार, इसी के साथ कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स जो हैं, इसकी वजह से सिचुएशन ये हुई है कि श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में चल रही है। और एप्रल इंडस्ट्री जो है, लेट्स से, वो बटन्स को इंपोर्ट करती है। अब बटन्स को इंपोर्ट करती हैं एप्रल, यानी कि कपड़े बनाने के लिए जो आपको कपड़ों में बटन्स लगाने हैं, तो वो इंपोर्ट किए जाते हैं। अब क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस, ऊपर से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारा ऐसा रॉ मटेरियल जो है वो श्रीलंका इंपोर्ट नहीं कर पाता है, तो टाइम पर ऑर्डर फिनिश नहीं किए जाते। तो इसी वजह से बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे कि ज़ारा, मैंगो, H&M, तो ये सारी अलग अलग कंपनीज जो हैं वो एशियन कंट्रीज़ को अपने ऑर्डर्स देती हैं, जैसे कि इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम। अगर आप H&M के कपड़े लेट्स से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट UK से खरीदें, लंदन से, तो बहुत सारे ऐसे जीन्स होंगे, टी शर्ट्स होंगे, महिलाओं के जो कपड़े हैं, तो वहाँ पर अगर आप टैग देखेंगे तो यू विल फाइंड मेड इन बांग्लादेश या फिर मेड इन इंडिया। ऐसी सिचुएशन होती है। तो फिर हम अगर वहाँ पर हैं तो इंडियंस क्या सोचते हैं कि ये फैक्ट्री कहाँ पर है, इसको ढूंढते हैं, और अगर डायरेक्टली वहाँ से हमें पैसे मीन्स कपड़े मिल जाए तो इट इज़ बेटर। ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से खरीदने से तो अच्छा है यही कपड़े हम लोकल इंडियन फैक्ट्री में से खरीद लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करते हैं लोग। एनीवे, इट्स जस्ट अ फनी थिंग। तो अब ये बांग्लादेश, वियतनाम, कैम्बोडिया, ये सारे देश जो हैं उनके पास ऑलरेडी ह्यूज ऑर्डर्स हैं, तो वो अब नए ऑर्डर्स हैंडल करने की इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो नज़र आ रहा है इन सारी कंपनीज को, दैट इज़ इंडिया। लेकिन इंडिया में भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि कॉटन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, यार्न की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक मेजर कंसर्न है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हमारे देश में। रही बात चाय की, चाय के पत्तों को प्रोसेस करने के लिए आप जो फैक्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पर पावर कट चल रहा है श्रीलंका में, और 12 से 13 घंटे का, यानी कि हाफ ए डे का तो पावर कट होता है। अगर आप जनरेटर्स पर भी चलाना चाहें तो जनरेटर्स, अब फ्यूल का इश्यू है, फ्यूल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है श्रीलंका, तो फ्यूल की भी खामी है। तो फैक्ट्रीज जो हैं वो आप कह सकते हैं ठप पड़ी हुई हैं। श्रीलंका ऑर्थोडॉक्स टी इराक, ईरान, UAE, लिबिया, रशिया, टर्की, इन सारे देशों को प्रोवाइड करता है, जो कई बार हम कहते हैं अरेबिक टी, तो ये श्रीलंका से आती है, ऑर्थोडॉक्स टी जिसको ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टी है। भारत भी ईरान और रशिया को भेजता है
लेकिन भारत में जितनी ऑर्थोडॉक्स टी पैदा होती है तो 84% जितना तो हम ही कंज्यूम कर लेते हैं। श्रीलंका जो है वो 90% जितनी जो प्रोड्यूस करता है, तो 90% जितनी चाय जो है वो एक्सपोर्ट करता है। और अब देखिए 2021 में 1.3 बिलियन श्रीलंका ने कमाया बाय एक्सपोर्टिंग 288 मिलियन किलोग्राम ऑफ दिस टी। तो अब ये बिजनेस भी जा रहा है उनके पास से। तो श्रीलंका के लिए ये इश्यूज हैं, भारत के लिए एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है। फिर प्रेम वत्स नाम के एक व्यक्ति हैं, बिलियनर हैं, और उन्होंने भारत की बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में अपनी कुछ राय जो है वो इकोनॉमिक टाइम्स के साथ शेयर की है। ये जो बिलियनर है प्रेम वत्स, तो उनका कहना यह है कि भारत सरकार को पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स जो भारत की चल रही है अभी, तो ये बैंक्स में से भारत सरकार को कंप्लीटली निकल जाना चाहिए, इसको कंप्लीटली बेच दीजिए, इसको प्राइवेटाइज कर दीजिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो नए इन्वेस्टर्स जो हैं उनको आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। वत्स साहब जो है उनका जन्म हैदराबाद में हुआ है, और कनाडा में जो टोरंटो है, तो टोरंटो बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है उनकी, 53 बिलियन इसकी वैल्यू है। तो वो उसके फाउंडर और चेयरमैन है, इसका नाम है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स। और हाल ही में आपको पता होगा कि भारत सरकार ने कहा है कि आईडीबीआई बैंक जो है उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। इसी के साथ दूसरी 2 बैंक्स हैं और एक इंश्योरेंस कंपनी है, सरकार इनको प्राइवेटाइज करना चाहती है, बेचना चाहती है। और वत्स साहब का रिकमेंडेशन ये है कि 100% आप बेच दीजिए, सारी की सारी कंपनीज को बेच दीजिए, और जो पैसा है उन पैसों का इस्तेमाल आप सोशल डेवलपमेंट के लिए कीजिए। अब हमारे देश में क्या है कि 70% जितनी बैंक्स जो हैं ये पब्लिक बैंक्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स हैं। और प्राइवेट बैंक्स जो है उनकी सर्विसेज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बैंक के कंपैरिजन से थोड़ी फास्ट और अच्छी होती हैं। तो यही चीज़ वो बता रहे हैं कि अगर प्राइवेट बैंक्स आएगी, अगर प्राइवेटाइज की जाएगी बैंक्स को, तो कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज मिलेगी। लास्ट ईयर जुलाई में सरकार ने ये कहा कि वो आईडीबीआई बैंक का कंप्लीट स्टेक जो है वो सरकार बेच देगी। फिर कुछ समय के बाद तुहिन कांता पांडे जो गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने कहा कि अब सरकार जो है उसकी थिंकिंग थोड़ी चेंज हुई है, हम कंप्लीटली बैंक्स को नहीं बेचेंगे, हम थोड़ा स्टेक जो है वो सरकार का इसमें रहेगा। तो यहाँ पर वत्स साहब जो है वो कहते हैं कि देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जो है उनका परफॉर्मेंस देखिए, काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू पब्लिक बैंक्स। और उन्होंने कहा कि सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि लोकल डोमेस्टिक बैंक्स, कैनेडियन बैंक्स, अमेरिकन बैंक्स, दूसरे देशों की बैंक जो हैं वो इंडिया में compete करे, प्राइवेट बैंक्स compete करे, तो इससे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने ये भी याद किया कि कैसे 80s में यूके में जो मार्गरेट थैचर जो यूके की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी यूके की गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेटाइज किया, लेफ्ट राइट सेंटर, बहुत सारी कंपनीज। और ये चीज़ें जो हैं वो यूके की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई। तो भारत को भी ऐसा करना चाहिए। इसके साथ फेयरफैक्स की बात करें तो उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंकिंग, शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल, बिजनेस सर्विस एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे इंडियन कंपनीज में ये फेयरफैक्स कंपनी जो है उसका इन्वेस्टमेंट है। और डिजिटल इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो 2021 में पहली ऐसी कंपनी जो यूनिकॉर्न बनी, दैट वाज अ डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने ये कहा कि जल जीवन मिशन जो है, जिसमें 900 मिलियन लोगों को घर तक पानी पहुंचाने का जो प्रोजेक्ट है, तो इसमें $50 बिलियन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये सारी कंपनीज को बेचेगी सरकार, तो सरकार के पास पैसे आएंगे, और ये पैसों से सरकार जो है वो सोशल प्रोग्राम्स चला सकती है। और बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, एयरपोर्ट, रोड, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बैंक्स, इंश्योरेंस, ये सारी कंपनी, ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइवेट कंपनीज को दे देनी चाहिए। सो ये उनका एक रिकमेंडेशन था, लेकिन बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसराइट, क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार ने भी ये कहा है कि सरकार का मेन जो काम है, कोर काम क्या है सरकार का? गवर्नेंस। सरकार का काम होटल्स चलाना, राइट, वॉच बनाना, कार बनाना, इसके साथ ये सारी जो बैंक चलाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार का मेन काम नहीं है। सरकार का काम होता है गवर्नेंस। बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइवेटाइज कर देनी चाहिए, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। ये भी एक व्यू है। और सरकार का व्यू ये है कि कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जिसमें सरकार जो है वो अपना स्टेक रखना चाहती है, और बैंकिंग जो है वो सरकार ने स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रखा है। तो भले ही उनका रिकमेंडेशन आया मिस्टर वत्स का, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को सरकार जो है वो कंप्लीटली प्राइवेटाइज नहीं करेगी, ये वाली सरकार तो नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट टर्म या फिर उसके बाद की टर्म में सरकार का
जो समय चेंज हो उसके साथ सरकार का व्यू चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तो आने वाले 3-4 सालों में तो ये ऐसा नहीं होगा. And yeah, that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.